हे गाइस, चलो शुरू करते हैं इस एपिसोड को। सिंघानिया विला आज किसी दुल्हन की तरह सजा हुआ था। चारों तरफ लाइटिंग और फूलों से डेकोरेट किया था। बाहर गार्डन में गुलाब के फूलों से मंडप सजाया गया था। मंडप में दुल्हा और दुल्हन बैठे थे। दुल्हन इस वक्त आसमान से उतरी किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। लाल रंग का शादी का जोड़ा जिस पर डायमंड वर्क किया था और ग्रीन दुपट्टा जो उसके आधे सर को ढके हुआ था। हाथों में डायमंड की चूड़ियां जो लहंगे में मैच हो रही थी। हाथों में गहरी काली मेहंदी, बड़ी बड़ी काजल से सनी आंखें, गोरा रंग, माथे में रेड बिंदी, गले में कुंदन का हार। वो लड़की बला की खूबसूरत लग रही थी। वही दुल्हा भी कुछ कम सुंदर नहीं था। दोनों एक दूसरे को टक्कर दे रहे थे। दूल्हे ने इस वक्त रेड कुर्ता और क्रीम कलर का पजामा पहन रखा था। सिर पर सेहरा सजा हुआ था। बस एक चीज की कमी थी और वो थी दोनों के चेहरे की मुस्कुराहट जो उन दोनों से कोसों दूर थी। वही दुल्हन की आंखों में इस वक्त आंसू थे जिसे वो बाहर नहीं आने दे रही थी। बड़ी मुश्किल से अपने आंसुओं को रोक रखा था। उसके सामने बार बार एक बुजुर्ग आदमी से हुई बातें उसके कानों में गूंज रही थी। आपके पापा ने आपकी जिम्मेदारी हमें दी थी। उस वक्त हम आपको नहीं बचा पाए, पर आज हम अपनी जिम्मेदारी पूरी करना चाहते हैं। हम आपकी शादी हमारे पोते से करना चाहते हैं। आप इस शादी से मना मत करना। आपके पापा भी यही चाहते थे बेटा। वो लड़की अपने ख्यालों से तब बाहर आती है जब उसके कानों में पंडित जी की आवाज सुनाई देती है। पंडित जी दोनों को फेरों के लिए खड़ा होने का कह रहे थे। दोनों फेरों के लिए खड़े हो जाते हैं, पर ना इस शादी से वो लड़की खुश दिखाई दे रही थी और ना ही वो लड़का। कुछ देर में फेरे पूरे हो जाती है। पंडित जी अब उस लड़के को लड़की की मांग भरने के लिए कहते हैं। दुल्हा बना वो लड़का उस लड़की की मांग भर देता है और फिर मंगलसूत्र पहना देता है। तभी पंडित जी की आवाज आती है, शादी संपन्न हुई। आज से आप पति पत्नी हुए। भगवान आपके इस गठबंधन को एक अलग पहचान दे। तभी दुल्हा बना वो लड़का खड़ा हो जाता है और गठबंधन किए हुई चुनरी को अपने कंधे से उतार नीचे गिरा देता है और सेहरा उतार कर उसी मंडप में गिरा देता है और वहां से घर के अंदर चला जाता है। पीछे से उसकी माँ उसे आवाज लगाती रह जाती है, पर वो लड़का सबको इग्नोर करके अंदर चला जाता है। वही दुल्हन बनी वो लड़की वहीं खड़े रह जाती है। 15 दिन पहले मुंबई एयरपोर्ट पर फ्लाइट आने का अनाउंस हो चुका है और अंदर से एक बहुत ही सुंदर नौजवान निकलता है। 6 फुट हाइट, गोरा रंग, काले बाल व ब्राउन आंखें, ब्लैक जींस व व्हाइट टी शर्ट व ब्लैक जैकेट, मास्क लगाए हुए आता है। बाहर बॉडीगार्ड खड़े थे। शिवेश को आता देख आसपास की लड़कियों की नजर नहीं हट रही थी और लड़कों को जलन हो रही थी कि आखिर कोई इतना परफेक्ट कैसे हो सकता है। बाहर मीडिया भी आई थी। हर कोई शिवेश सिंघानिया की एक तस्वीर लेना चाहता था। शिवेश सिंघानिया को नाम से सभी जानते सभी थे, पर आज किसी ने उसकी तस्वीर नहीं देखी थी। एयरपोर्ट पर एक लड़का चमचमाती बीएमडब्ल्यू के साथ खड़ा किसी का वेट कर रहा था। वो और कोई नहीं, शिवेश का जिगरी दोस्त अंश था। वो भी दिखने में काफी हैंडसम था। तभी शिवेश आकर उसे गले लगा लेता है। यार कब से वेट कर रहा हूँ, कैसा है तू? अभी शिवेश के गले लगे हुए कहता है। शिवेश बोला, अच्छा हूँ, तू बता कैसा है? अभी बोला, मैं भी अच्छा हूँ, चल घर चलते हैं, सभी वेट कर रहे हैं। शिवेश हम में जवाब देता है। दोनों गाड़ी में बैठते हैं और सिंघानिया पैलेस की ओर गाड़ी बढ़ जाती है। उनकी गाड़ी की सुरक्षा के लिए 2 गाड़ी आगे व 2 पीछे होती है और साइड में बाइक होती है। 1 घंटे बाद दोनों सिंघानिया पैलेस में आ जाते हैं और गेट पर शिवेश की माँ पूजा की थाली लेकर खड़ी थी। साथ में पूरा परिवार था। मानसी जी आरती करती है और शिवेश को अदन लाती है। शिवेश सभी के पांव छूता है और अपने भाई वैभव को गले लगाता है। आ गया तू, कैसी रही तेरी ट्रिप? दादाजी ने शिवेश से मुस्कुराते हुए पूछा। अच्छी थी दादू, शिवेश ने भी हल्का सा मुस्कुराते हुए जवाब दिया। हाय मेरा लला, कितना दुबला हो गया है, तूने खाना अच्छे से खाया भी या काम ही काम करता रहा? दादी जी शिवेश के सर पर हाथ फेरते हुए कहती है। नहीं दादी, आपको पता है मैं अपनी डाइट के हिसाब से खाता हूँ और मेरा वेट भी उतना ही है जितना पहले था। शिवेश दादी की बातों का जवाब देते हुए बोला। ये सुन दादी का मुंह बन गया और सभी के फेस पर मुस्कान आ गई। सबकी बातों को सुन मानसी जी कहती हैं, शिवेश जाओ, जाकर फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ, आप सभी आ जाओ, खाना तैयार है। उद्धरण चिन्ह। शिवेश हाँ माँ कहकर अपने रूम 3rd फ्लोर पर चला जाता है, जहाँ शिवेश का रूम एक जिम रूम व स्टडी रूम था और रूम की बड़ी सी कांच की दीवार थी और छत पर बड़ा सा स्विमिंग पूल बना था। शिवेश का रूम बहुत बड़ा और सुंदर था। हर चीज सलीके से रखी थी क्योंकि शिवेश को साफ सफाई बहुत पसंद थी। 3rd फ्लोर जहाँ पर अंश व वैभव ही जाते थे। शिवेश प्यार सभी से करता था पर जताता नहीं था। उसको अकेले रहना और कम बोलना पसंद था।
शिवेश फ्रेश होकर नीचे आता है और सबके साथ डिनर करता है। आज शिवेश की पसंद का खाना बना था। तभी दादाजी शिवेश को कहते हैं, शिवेश तुम्हें याद होगा कल तुम्हें सिंघानिया एम्पायर का सीईओ बनाया जाएगा, उसके लिए हमने कल एक छोटी सी पूजा रखी है, तो सुबह तुम हम सबके साथ मंदिर चलना। उद्धरण चिन्ह। दादू आपको पता है मैं इन सब को नहीं मानता, आप लोग चले जाना। शिवेश दादू की बात का जवाब खाना खाते हुए देता है। तभी मानसी जी कहती है, शिवेश पापा जी सही कह रहे हैं, कल तुम मंदिर आ रहे हो, इतूसी बात नहीं मान सकता हमारी। उद्धरण चिन्ह। शिवेश बोला, ठीक है कहकर अपने रूम में चला जाता है। उद्धरण चिन्ह। सभी खुश हो जाते हैं और खाना खा अपने अपने रूम में चले जाते हैं। मानसी जी व वशिंका हॉल में बैठ जाते हैं और बातें करते हैं। वशिंका जी बोली, एक हादसे ने हमारे शिवेश को पूरा बदल दिया, काश वो हादसा नहीं होता तो आज हमारा शिवेश पहले जैसा होता। मानसी जी बोली, सही कह रही है तू छोटी, शायद इन सब में मेरी ही गलती है, मैं उस वक्त शिवेश को संभाल नहीं पाई, काश मैं उस बात को शिवेश के सामने न आने देती तो शिवेश पहले जैसा होता। वशिंका बोली, जीजी आप कैसी बात कर रही है, आपको पता है ना इन सब में आपकी कोई गलती नहीं थी, धोखा तो किसी और ने दिया था आपको, अब तो कोई ऐसी लड़की आ जाए जो हमारे शिवेश को जिना सिखा दे। मानसी जी बोली, तू सही कह रही है, चल जाकर सो जा, कल बहुत काम करना है हमें। वशिंका बोली, हाँ जीजी गुड नाइट। मानसी जी बोली, गुड नाइट कहकर सोने चली जाती है। वही स्टडी रूम में शिवेश व अंश एक मीटिंग ले रहे थे और शिवेश हर चीज नोटिस कर रहा था। शिवेश के फेस पर अभी भी मास्क लगा था। शिवेश अभी के जरिए इस इंजेक्शन देकर मीटिंग ओवर करता है। दरअसल शिवेश ने बिजनेस बहुत पहले संभाल लिया था, पर उसके चाचा कंपनी संभालते थे। आज अगर सिंघानिया एम्पायर इतना बड़ा है तो वो शिवेश के कारण ही है। शिवेश ने अपनी दिन रात की मेहनत से आज कंपनी को इस मुकाम पर पहुंचाया है, जिसकी बराबरी करना कोई आसान बात नहीं है। मीटिंग खत्म करने के बाद अंश और शिवेश एक फाइल क्रॉस चेक कर रहे थे। तभी शिवेश के फोन पर निशा का कॉल आता है। निशा शिवेश व अभी की बचपन की दोस्त है और एक जाने माने बिजनेस परिवार से भी है। निशा का कॉल देख शिवेश उठा लेता है। निशा बोली, ओह हाय शिवेश, मैंने सुना तुम वापस इंडिया आ गए और तुमने मुझे बताया भी नहीं। शिवेश बोला, हाँ आज ही आया था। निशा बोली, तो हम कब मिल रहे हैं? अभी फिलहाल के लिए तो मुश्किल है, हम बाद में बात करते हैं, ओके। इतना कहकर शिवेश कॉल कट कर देता है। वहीं निशा का मुंह बन जाता है। क्या यार, ये आदमी कभी ठीक से बात नहीं कर सकता क्या? इतना खड़ूस होना अच्छी बात थोड़ी है। निशा फोन देखते हुए बोली। शिवेश निशा का कॉल कट करने के बाद वापस अपने काम में लग जाता है। तभी अंश कहता है, निशा का कॉल था। शिवेश हम में जवाब देता है, यार वह तुम्हें पसंद करती है, तू इसे डेट क्यों नहीं करता? दिखने भी सुदन है और तो और हमारे बचपन की दोस्त है। क्या कहता है? अपनी बकबक, मुझे उसे देख कुछ फील नहीं होता है और वैसे भी वो घमंडी बहुत है। शिव फाइल के पेज पलटते हुए बोला, तो तुझे किस टाइप की लड़की पसंद है? मुझे कोई लड़की पसंद नहीं, और अगर तूने अब ये तेरी बकवास बातें बंद नहीं की तो तेरा क्या हाल होगा मैं नहीं जानता। शिवेश उखड़े हुए लहजे में बोला। शिवेश की बात सुनकर अंश का मुंह बन जाता है और मन ही मन बोला, साला ये राक्षस टाइप इंसान, इसे ऐसी लड़की से प्यार हो जो सबसे डेंजर हो। बनारस घाट पर कुछ गुंडे वहां लगी दुकानों से चंदा इकट्ठा कर रहे थे। एक आदमी देने को मना कर देता है क्योंकि इस समय उसके पास पैसे नहीं थे। वो आदमी उन गुंडों के सामने हाथ जोड़ बोला, साहब अभी मेरे पास पैसे नहीं है, अगली बार सब साथ दे दूंगा साहब। उद्धरण चिन्ह। उन गुंडों में एक हटा कटा आदमी बाहर निकला। सिर पर ना के बराबर बाल थे, काला रंग। पान खाते हुए बोला, क्या बोला बे, ऐसे कैसे, तेरे पास पैसे नहीं है? साला हमको बेवकूफ समझ रहा है। उद्धरण चिन्ह। वो दुकानदार उस आदमी के पैरों में गिरकर बोला, हमारे पास सच में पैसे नहीं है साहब, हम इस बार नहीं दे पाएंगे। क्या राका भाई, ये तो साफ साफ मना कर रहा है, साला चंदा ना देने के लिए एक्टिंग जबरदस्त कर रहा है। आप कहो तो इसे सबक सिखा दो। राका, जो एक सड़क छाप गुंडों के ग्रुप का लीडर था, वो उसके पैरों में पड़े दुकानदार को देख अपने एक आदमी को इशारा करता है। राका का इशारा पाकर वो आदमी पास की दुकान से एक चेयर लेकर आता है। राका चेयर पर बैठ उस दुकानदार के मुंह पर पान थूकते हुए एक डरावनी हंसी के साथ बोला, ए बुढ़ाओ, ज्यादा टाइम ना लेने का, क्योंकि हमको साला वक्त बर्बाद करने वाले लोग नहीं पसंद, और तूने तो हमरा इतना वक्त बर्बाद कर दिया। वो दुकानदार अब भी राका के सामने हाथ जोड़े बैठा था। अब तक वहां भीड़ इकट्ठा होने लगी थी। तभी भीड़ से निकलकर एक लड़की बाहर आती है और उस दुकानदार को खड़ा करती है। सभी हैरानी से उस लड़की को देखने लगते हैं।
वो लड़की सबकी नजरों को इग्नोर कर उस दुकानदार से बोली, क्या काका आप भी इस कौवे से डर रहे हो, एक काम करो। उद्धरण चिन्ह। इतना कह वो लड़की राका की छाती पर एक जोरदार लात मारती है जिससे राका चेयर के साथ नीचे गिर जाता है। राका के सभी आदमी उस लड़की को मारने आगे आने लगे कि राका ने हाथ दिखा रोक दिया और खड़े होते हुए एक गंदी मुस्कान के साथ उस लड़की को ऊपर से नीचे देखते हुए बोला, यह माल कमाल का है बे, इसे तो मैं नहीं। आगे के शब्द उसके मुंह में ही रह जाते हैं क्योंकि उस लड़की ने एक मुक्का मार उसका मुंह बंद कर दिया था। राका 2 बार मार खाकर अब गुस्से में आ गया था। राका अपने आदमियों से, सालों खड़े खड़े हमरा सुचा हुआ थो बड़ा काहे ताक रहे हो, पकड़ो इस लड़की को। उद्धरण चिन्ह। राका के ऑर्डर पर सभी आदमी एक साथ आगे आने लगे। वही वो लड़की सबको आगे आता देख बोली, अरे रुको रे, एक एक करके आओ, वो क्या है ना, हमको लड़ाई साला बहुत अच्छा लगता है। उद्धरण चिन्ह। और एक उंगली आगे कर बोली, पहले तुम रुको, हम कहानी में कुछ ट्विस्ट लाते हैं। उद्धरण चिन्ह। उस लड़की ने दूसरी ओर चेहरा किया, तभी एक गुंडा उसको पकड़ने के लिए आगे आया। फटाक की आवाज के साथ उस लड़की ने उस गुंडे को एक थप्पड़ जड़ दिया और उसकी ओर देखते हुए बोली, तुमको बड़ी चुल मची है पिटने की, रुक जाओ थोड़ा। उद्धरण चिन्ह। और अपने हाथों को देख बोली, आज इन सॉफ्ट सॉफ्ट हाथों से तुम कलमों को छूना पड़ रहा है, पर कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अच्छे से साबुन से रंगड़ रंगड़ कर धोगी, पर पहले इन सबको धो लेते हैं। उद्धरण चिन्ह। आसपास के सभी लोग उसकी ये बात सुनकर हंसने लगे। राका अब गुस्से में आ गया था और अपने आदमियों से बोला, खड़े खड़े क्या हमरे मरने का इंतजार कर रहे हो, एक लड़की से डर रहे हो सालों, पकड़ो इसे। बनारस। अब उस लड़की को गुस्सा आने लगा था। ठीक है सब एक साथ आओ, अब बहुत देर से देख रही हूँ कब से कच कच किए जा रहे हो। वो गुंडे साथ थे और सातों को उस लड़की पर एक साथ वार करने लगे, पर ये क्या कोई उसको हाथ लगाए उससे पहले ही सभी के सभी एक साथ जमीन पर पड़े कहरा रहे थे। ये देख वहां खड़े सभी लोगों की आंखें चौड़ी हो गई। वो लड़की अपने हाथ झाड़ते हुए बोली, क्या हुआ, अब काहे एक ही वार में जमीन चाट रहे हो, अब आओ पकड़ो मुझे। राका अपने आदमियों पर चिल्लाते हुए बोला, कमीनों तुम लोगों को मैं खाना किस लिए देता हूँ, इसलिए कि तुम एक लड़की से पिटो, शर्म करो नालायको। जमीन पर पड़ा एक गुंडा बोला, बहन किस चक्की का आटा खाती, इतनी जोर से कौन मारता है। वो अब उस दुकानदार को चेयर पर बैठाते हुए बोली, क्या करोगे जानकर तुमसे नहीं होने वाला, और अपने स्लीव्स ऊंची करते हुए बोली, अब चलो फटाफट खड़े हो जाओ, हमरा बहुत मन कर है तुम सबको पिटने का। अब वो सभी अब खड़े हो जाते हैं और खड़े होते ही उन सब की धुलाई शुरू हो जाती है। वो लड़की कभी लातों से कभी हाथों से सब आदमियों को कुट रही थी और इस बार उन सब के साथ अब राका भी मार खा रहा था। कोई अपना हाथ उसको मारने के लिए उठाता उससे पहले ही वह लड़की उसको मार देती। ऐसे ही करके सभी एक एक कर उस दुकानदार के पैरों में पड़े थे। वो लड़की हाथ झड़काते हुए बोली, सालो तुम तो इतने में थक गए, हमरा मन नहीं भरा था, पर कोई ना, चलो अब सब एक साथ माफी मांगो अंकल से। सभी गुंडे उस दुकानदार के पैर पकड़ लेते हैं और जिन जिन लोगों से चंदा इकट्ठा किया था उन्हें वापस कर वहां से भाग जाते हैं। वो लड़की वहां खड़े सभी लोगों के लिए ताली बजाते हुए बोली, तुम लोगों को शर्म नहीं आती जरा भी, ये गुंडे मवाली तुम लोगों की वजह से ही ताकतवर होते हैं, क्योंकि तुम सब अपनी आंखों के सामने अत्याचार होते हुए देखते हो। अगर सब एक साथ मिलकर इनका मुकाबला करते तो ये क्या इनका बाप भी तुम सब का कुछ नहीं बिगाड़ पाता। वहां खड़े सभी लोगों की गर्दन शर्म से नीचे झुक गई थी। सही तो कह रही है वो लड़की, आज हम ऐसे ही समाज में जी रहे हैं, हमारी आंखों के सामने अत्याचार हो रहे होते हैं और हम लोग उनके खिलाफ कुछ नहीं करते हैं। खैर छोड़ इन सबको, अब जानते हैं ये लड़की कौन है। 5.5 इंच हाइट, काले सिल्की बाल, पतले होंठ, गोरा रंग, बड़ी बड़ी आंखें, छोटी सी नाक जिस पर गुस्सा हमेशा रहता था। ब्लू जीन्स और चिकनकारी रेड कुर्ती पहने ये लड़की कहर ढा रही थी। हालांकि अभी इसने मास्क लगा रखा था। वो लड़की एक हाथ से अपने बाल पिछेकी और झटकते हुए चली जाती है। ये है हमारी कहानी की हीरोइन विरा शर्मा। विरा वहां से सीधा अपने घर आती है। उसके घर में उसकी छोटी बहन सीमी के अलावा उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। विरा के पापा एक कांस्टेबल थे जिन पर घुस लेने का आरोप लगा, जिससे उनकी आसपास सभी जगह बदनामी हुई और वो ये सदमा बर्दाश्त ना कर सके और उनकी हार्ट अटैक से मौत हो गई। उस समय विरा 15 साल की थी और सीमी 10 साल की थी। विरा की मां की मृत्यु सीमी के जन्म लेते समय हो गई थी। आज शाम विरा अपनी पुरानी जिंदगी में वापस लौट रही थी। मुंबई यही शहर था जिसने उससे उसके पापा को छीन लिया था। विरा सिंघानिया एम्पायर में काम करती है, यहाँ उसकी एक ब्रांच है, पर अब विरा ट्रांसफर मुंबई हो गया है। सीमी बच्चा आपकी पैकिंग हो गई क्या? विरा घर में आते हुए बोली।
सीमी, जिसने अभी अभी पैकिंग पूरी करके विरा को फोन करने वाली थी, विरा की आवाज सुनकर बोली, हादी हो गई है, आपको आशु दी कब से फोन कर रही है, आप उनका फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? विरा हॉल में लगे सोफे पर पसरते हुए बोली, वो हमारा फोन साइलेंट था, ध्यान नहीं दिया था ना, हम उसको मैसेज ड्रॉप कर देते हैं, वो आ जाएगी स्टेशन, अभी गाड़ी आने में वक्त है। कुछ देर में दोनों बहनें स्टेशन पर खड़ी थी, तभी उनके पास आशु आती है। आशु विरा की बेस्ट फ्रेंड है। आशु भी दिखने में बहुत खूबसूरत है, पर विरा कुछ ज्यादा ही सुंदर है। वहीं सीमी बहुत ही मासूम और क्यूट दिखे, नैन नक्श, गोरा रंग और कंधे से थोड़े नीचे तक आते उसके बाल, दिखने में बिल्कुल परी जैसी खूबसूरत। आ गई तू, तेरा ही वेट कर रहे थे, चलो ट्रेन में बैठो तुम दोनों, विरा आशु के आते ही बोली। पर तू कहाँ जा रही है? आशु विरा को जाते देख बोली। सीमी, और तुम्हारे लिए स्नैक्स लाने, तुम दोनों गाड़ी में बैठो, मैं अभी आई, विरा जाते हुए बोली। अगली सुबह सुबह 5 बजे तक शिवेश उठ जाता है और अपने डेली रूटीन के हिसाब से 1 घंटा जिम करता है और नहाकर एक 3 पीस कोट पेंट निकालता है जो डार्क ब्लू कलर का होता है। वो ड्रेस शिवेश की मस्कुलर बॉडी को एकदम परफेक्ट लुक दे रही थी। शिवेश आज हमेशा की तरह डेसिंग व स्मार्ट लग रहा था। बाकी सभी घर के सदस्य कान्हा जी के मंदिर चले गए थे। अब शिवेश भी मंदिर के लिए निकल जाता है। मंदिर घर से 1 घंटे की दूरी पर था। वही मंदिर में मानसी जी, शिवेश की माँ, और विशाखा जी, शिवेश की चाची, ने मिलकर पूजा की सारी तैयारी कर ली थी। अभी मंदिर में सुबह वाली आरती होने वाली थी, तभी एक लड़की पूजा की थाली लेकर आती है। सिर पर पल्लू, काली गहरी आंखें, पतले गुलाबी होंठ, पतली आईब्रो, लंबी पलकें, गोरा रंग, 5.7 इंच हाइट, कमर तक आते काले रेशमी बाल, पिंक कलर का अनारकली सूट। हर किसी की नजर उस पे आकर ठहर रही थी। सभी एक नजर भर देखना चाहते हैं। यह है रागिनी, जो हर दिन कान्हा के मंदिर आती है, या यूं कहे कुछ दिन पहले ही आना शुरू किया था। अरे रागिनी बिटिया, आ गई तुम। मंदिर के पुजारी रागिनी को देखते हुए कहते हैं। हाँ पुजारी जी, कैसे हो आप? भैया कह रहे थे कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। रागिनी मुस्कुराते हुए पुजारी जी से पूछती है। हाँ बिटिया, वो थोड़ा सा बुखार हो गया था, अब ठीक है, चलो आरती करते हैं। पुजारी जी रागिनी के हाथ में आरती का थाल देते हुए कहते हैं। पुजारी जी के कहने पर रागिनी आरती गाना शुरू करती है। आरती आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। गले में बैजंती माला बजावे मुरली मधुर बाला। श्रवण में कुंडल झलकाता नंद के आनंद नंदलाला की। आरती गगन सम अंकौंती काली राधिका चमक रही आली। तन में ठाड़े बनमाली ब्रह्मसी अलग कस्तूरी तिलक। रागिनी आरती गाना शुरू कर देती है। वही मदन में मौजूद खन्ना परिवार आरती के बोल सुनकर मदन के परागन की ओर आ जाते हैं। शिवेश की दादी आवाज सुनकर, कितनी प्यारी आवाज है इस बच्ची की। मदन में भीड़ होने के कारण कोई भी रागिनी का चेहरा नहीं देख पाता है। तभी रागिनी आगे की आरती गाती है। आरती पूरी कर रागिनी पुजारी जी से आशीर्वाद लेती है और अपने घर की ओर चली जाती है। वही पुजारी जी सभी को आरती देते हैं। तभी मानसी जी पुजारी जी से, पुजारी जी वह लड़की कौन थी? बहुत प्यारी आवाज थी उसकी। हाँ बेटा, इस मंदिर में सुबह की आरती वही करती है, बहुत प्यारी बच्ची है, यही हमारे घर के पास में ही रहती है, कुछ दिन पहले ही आए हैं यहाँ। पुजारी जी मानसी जी की बात का जवाब देते हुए कहते हैं। पुजारी जी, वो पूजा की सारी तैयारी तो हो गई है, कब तक शुरू करेंगे? मानसी जी आरती लेते हुए कहती है। बेटा अभी 10 मिनट में ही शुरू करते हैं। शिवेश बेटा आ गया क्या? नहीं पुजारी जी, वो बस आता ही होगा। मानसी जी पुजारी जी की बात का जवाब देते हुए कहती है। पुजारी जी से बात कर मानसी जी पूजा स्थल की ओर जाती है। बाकी सभी पहले ही चले गए थे। तभी मदन के गेट के सामने एक चमचमाती BMW रुकती है, जिसमें से शिवेश बाहर आता है और अंदर की ओर आ रहा होता है। तभी वो रागिनी से टकरा जाता है और रागिनी के हाथ की थाली ऊपर की ओर उछल जाती है। तभी रागिनी को गिरता देख शिवेश रागिनी को कमर से पकड़ लेता है और रागिनी को गिरने से बचा लेता है। रागिनी डर के मारे आंखें बंद कर लेती है और शिवेश तो रागिनी के चेहरे में ही खो जाता है। रागिनी खुद को गिरता महसूस न कर धीरे से आंखों को खोलती है। एक पल को दोनों ही एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं। तभी रागिनी अपनी प्यारी सी आवाज में कहती है, छोड़िए हमें। शिवेश पर तो मानो रागिनी की बात का कोई असर नहीं होता। तभी रागिनी जल्दी से शिवेश से अलग होती है, तब जाकर हमारे शिवेश बाबू को होश आता है। रागिनी शिवेश पर भड़कते हुए कहती है, दिखाई नहीं देता क्या आपको, या आंखों को घर पर छोड़ के आए हो? चलो एक वक्त को मान लेते हैं कि गलती हो गई, पर कब से आवाज दे रही हूँ, मिस्टर को सुनाई नहीं दे रहा है? रागिनी अपने दोनों हाथों को कमर पर रखकर कहती है। शिवेश अपनी गुस्से भरी नजरों से रागिनी को देखते हुए कहता है,
अगर मैं देखकर नहीं चल रहा था तो तुम तो चल रही थी ना, फिर तुम मुझसे क्यों टकरा गई? रागिनी शिवेश का ऐसा जवाब सुन अपनी आंखें छोटी कर शिवेश को गुस्से में कहती है, वाह क्या बात है मिस्टर, एक तो गलती खुद करते हो और अपनी गलती न मानकर सॉरी बोलने की जगह हमसे ही जवाब मांग रहे हैं, वाह क्या बात है। तभी शिवेश रागिनी को अपनी ओर खींचकर कहता है, तुम जानती भी हो तुम किससे बात कर रही हो, मेरे सामने लोगों की हिम्मत नहीं होती मुंह खोलने की और तुम यहाँ खड़े होकर मुझ पर चिल्ला रही हो और तो और मुझसे माफी मांगने को कह रही हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें हाथ भी लगाने की, और ये क्या धमकी दे रहे हो कि तुम नहीं जानती मैं कौन हूँ? तो मिस्टर अब तुम भी सुनो, मुझे नहीं जानना है कि तुम कौन हो, जो भी हो मिस्टर, अगर आइंदा से अगर गलती से भी मुझसे टकराए तो तुम्हारा वो हाल करोगी कि तुम खुद को भी नहीं पहचान पाओगे कि कौन हो तुम, जंगली बिल्ला कहीं का। तभी शिवेश भी अपने गुस्से को काबू करके कहता है, ये बात तुम भी याद रखना, अब तो तुम्हें जाने दे रहा हूँ पर अगर अगली बार दिखी तो। इतना कहकर शिवेश अंदर की ओर चला जाता है, क्योंकि आसपास के लोग उन दोनों को ही देख रहे थे, अब भिंड इकट्ठा होने लगी थी, यही सोचकर शिवेश वहां से चला जाता है क्योंकि वो तमाशा नहीं चाहता था। अब तक शिवेश का गुस्सा सातवें आसमान पर था और यह उसका ड्राइवर जो उसका एक बॉडीगार्ड था राघव। राघव भी यह सब देखकर डर रहा था, वो मन ही मन रागिनी को कोस रहा था कि क्यों उस लड़की ने उनके बॉस से पंगा लिया, क्या वह जना नहीं चाहती जो इस इंसान से पंगा ले लिया। तभी शिवेश की कटकती आवाज आती है, राघव इस लड़की की सारी इन्फॉर्मेशन मुझे आज के आज चाहिए, कैसे भी करो इनकी इन्फॉर्मेशन निकालो, इसे भी तो पता चले मैं कौन हूँ, जंगली बिल्ला या जंगली शेर। ये लाइन शिवेश अपने मन में कहता है, राघव जी बोस आपको शाम तक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, और इतना कहकर राघव चला जाता है। शिवेश पूजा स्थल पर चला जाता है जहां पर सभी शिवेश का इंतजार कर रहे थे, एक पल में शिवेश को देखकर सभी डर जाते हैं, किसी को नहीं पता था कि आज सुबह सुबह शिवेश सिंघानिया इतने गुस्से में क्यों है। तभी वैभव शिवेश के पास आता है, भाई कहाँ रह गए थे आप, तो कह रहे थे 2 मिनट में पहुंच जाओगे। शिवेश वैभव की बात सुनकर एक नजर वैभव पर डालता है, वैभव शिवेश के ऐसे देखने से घबरा जाता है और सोचता है मैंने ऐसा क्या कर दिया जो भाई मुझे ऐसे देख रहे हैं। अब वैभव को कौन बताए कि ये सब उसकी वजह से नहीं रागिनी की वजह से है। दरअसल हुआ यूं कि शिवेश जब मंदिर में आ रहा था तभी वैभव ने उसे फोन किया था और शिवेश वैभव से बात कर फोन कट कर रहा था कि रागिनी से टकरा गया। तभी मानसी जी शिवेश को देखते हुए, शिवेश क्या हुआ है, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? शिवेश अपनी आंख बंद करके गुस्से को कंट्रोल करते हुए, कुछ नहीं माँ बस ऐसे ही, चलिए पूजा करते हैं, और सभी पूजा करने बैठ जाते हैं। दूसरी ओर मुंबई रेलवे स्टेशन, विरा, सिमी और आशु तीनों मुंबई आ गए थे। तीनों स्टेशन से बाहर आती है, बाहर आते ही तीनों एक कैब में अपना सामान रखती है और वहां से चली जाती है। मंदिर, मंदिर के बाहर आते वक्त रागिनी के फेस पर एक कुटिल मुस्कान थी। रागिनी एक गाड़ी में जाकर बैठ जाती है और गाड़ी वहां से चली जाती है। रागिनी किसी का नंबर डालकर कॉल करती है। सामने वाले की कॉल उठाते ही रागिनी बोली, मैंने आपका पहला काम कर दिया, शिवेश सिंघानिया की नजरों में आने का। अब आप सिंघानिया एम्पायर में मेरी जॉब लगवाओ। सामने वाला ओके कहकर कॉल कट कर देता है। रागिनी मुस्कुराते हुए फोन को अपने हाथों में घुमाने लगती है। वहीं मंदिर में शिवेश ने पूजा कर ली थी। अब पूरी सिंघानिया फैमिली बाहर की ओर जा रही थी। मानसी जी, विशाखा और दादी घर चले जाते हैं, वहीं अंश, शिवेश और दादाजी ऑफिस चले जाते हैं। वहीं वैभव सीधा मंदिर से कॉलेज चला जाता है। विरा, सिमी और आशु तीनों इस समय एक बिल्डिंग के सामने खड़े थे। विरा और सिमी की आंखें हल्की हल्की नम थीं। इस समय वो जिस बिल्डिंग के सामने खड़े थे, इस बिल्डिंग के अपार्टमेंट में वो तीनों पापा बेटी रहते थे। सिमी ने तो अपनी माँ को नहीं देखा था, पर अपने पापा के साथ वो 10 साल इसी बिल्डिंग के अपार्टमेंट में रही थी। वहीं विरा को इस वक्त अपने माँ पापा दोनों की याद आ रही थी। आशु दोनों बहनों को इमोशनल होते देख बोली, अरे यार अब चलो भी, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, अगर कुछ देर यही खड़े रहे तो मेरे पेट के चूहे बाहर आकर लड़ना शुरू कर देंगे। आशु ने यह बात इतना फनी फेस बनाकर कही कि दोनों बहनें खुद को मुस्कुराने से नहीं रोक पाए और तीनों अंदर चली गईं। अंदर जाकर तीनों साफ सफाई करती है और उसके बाद विरा ग्रोसरी का सामना लेने मार्केट चली जाती है। वहीं आशु और सीमी कुछ देर आराम करने के लिए लेट जाते हैं। सीमी बी कॉम फाइनल ईयर की स्टूडेंट थी, तो वो कल से कॉलेज जाने वाली थी। वहीं आशु की पढ़ाई पूरी हो गया थी, उसने फैशन डिजाइनर का कोर्स किया था। आशु भी कल से अपने लिए जॉब ढूंढने वाली थी और विरा कल सिंघानिया एम्पायर, जहां पर उसका फैशन डिजाइनिंग मैनेजर की पोस्ट पर प्रमोशन हुआ है, वो कल से ज्वाइन करने वाली थी। सिंघानिया एम्पायर, आज शिवेश ऑफिशियल रूप में सिंघानिया एम्पायर का सीईओ बनने वाला था। कुछ देर में शिवेश, दादू और अंश तीनों ऑफिस आ जाते हैं, जहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी।
आज पहली बार शिवेश सिंघानिया मीडिया के सामने आने वाला था। कुछ देर में सभी मीडिया वालों के सामने मनोहर सिंघानिया, शिवेश के दादा और अंश आते हैं। मीडिया वाले कुछ सवाल पूछते हैं जिनका जवाब मनोहर जी देते हैं। उसके बाद मनोहर जी ज्यादा इंतजार न करवाते हुए असली मुद्दे पर आते हैं जिसके लिए मीडिया वालों को बुलाया गया था। आज मैं आप सभी को सिंघानिया एम्पायर के नए सीईओ से मिलाना चाहता हूँ। और एक और अपना हाथ करते हुए आगे बोलते हैं, सो मीट माई एल्डर ग्रैंडसन एंड न्यू सीईओ ऑफ सिंघानिया एम्पायर, शिवेश सिंघानिया। इसी के साथ शिवेश स्टेज पर आ जाता है और मनोहर जी खड़े होते हुए शिवेश को गले लगाते हुए उसकी पीठ थपथपाते हैं और अंश हाथ मिलाते हुए उसका स्वागत करता है। अब मीडिया वाले शिवेश से कुछ सवाल जवाब करते हैं और शिवेश की बहुत सारी पिक्चर क्लिक करते हैं। कुछ देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस समाप्त होती है और मनोहर जी घर चले जाते हैं। वहीं ऑफिस स्टाफ अपने नए बॉस का स्वागत करते हैं। कुछ देर बाद शिवेश अपने केबिन में बैठा था और फाइल रीड कर रहा था। उसके सामने जो फाइल थी वो अपने नए प्रोजेक्ट की थी। सीईओ बनने के बाद शिवेश का ये पहला प्रोजेक्ट होने वाला था। आज सिंघानिया एम्पायर में कुछ नए स्टाफ को भी हायर किया गया था जिसमें एक थी रागिनी। रागिनी कल से ऑफिस ज्वाइन करने वाली थी। इसी तरह आज का दिन गुजर जाता है। अगले दिन सुबह 8 बजे अपार्टमेंट। विरा ने सुबह जल्दी उठकर नाश्ता रेडी कर दिया था। सीमी, आशु, अरे यार उठ भी जाओ दोनों, और कितना सोना है तुम दोनों को, विरा हॉल से ही आवाज लगाते हुए बोली। पर मजाल है आशु और सीमी दोनों थोड़ा सा भी हिली हो। कुछ देर बाद जब दोनों रूम से बाहर नहीं आती है तो विरा गुस्से में बड़बड़ाते हुए रूम में जाती है। पता नहीं ये लड़कियां कब सुधरने वाली है, ये नहीं कि जल्दी खड़े हो जाए। मैं तुम दोनों को आखिरी बार कह रही हूँ खड़े हो जाओ, अगर इस बार नहीं हुई तो मैं तुम दोनों को उसके बाद नहीं उठाने वाली। विरा कमर पर हाथ रखकर अपने सामने सो रही परियों को उठाते हुए बोली। क्या यार इसका टैप रिकॉर्डर सुबह सुबह शुरू हो गया, आशु अलसाए आवाज में कहती हैं। ठीक है मत उठो, मैं ऑफिस जा रही हूँ, फिर मुझे मत कहना मैंने उठाया नहीं। विरा जाने के लिए पीछे मुड़ती है कि सीमी झट से उठते हुए उसकी पीठ पर चढ़ जाती है। विरा पहले से ही तैयार थी, उसको पता था उसकी छोटी बहन उठकर जब तक उसके साथ मस्ती नहीं करती तब तक उसकी मॉर्निंग गुड नहीं होती। बच्चा संभाल के गिर जाओगी, विरा सिमी को पकड़ते हुए बोली। मतलब ये उठ गई थी, अब तक सोने का नाटक कर रही थी। आशु पीठ पर लदी सिमी को देख बोली। और आशु दी आप भी तो अब तक सोने का नाटक कर रहे थे, सिमी आशु को घूरते हुए बोली। अच्छा अच्छा अब ठीक है, मुझे पता है अगर कुछ देर मैंने तुम दोनों को नहीं रोका तो तुम दोनों कुत्ते बिल्ली के जैसे लड़ने लगोगे। अब तुम दोनों तैयार हो जाओ और नाश्ता करके अपने अपने काम पर चलो, मुझे लेट हो रहा है। विरा एक बार में ही अपनी बात बोलती है। सभी जल्दी जल्दी तैयार हो जाते हैं और नाश्ता करने लगते हैं। सीमी और विरा दोनों एक साथ घर से निकलते हैं। आशु कुछ देर बाद जाने वाली थी इसलिए वो उनके साथ नहीं गई। 1 घंटे बाद सिंघानिया एम्पायर। विरा इस वक्त अपने सामने एक बड़ी सी बिल्डिंग को देख रही थी जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था सिंघानिया एम्पायर। वहीं विरा से कुछ दूरी पर रागिनी भी बिल्डिंग को देख रही थी। 35 मंजिली यह बिल्डिंग सामने की दीवार कांच से बनी हुई थी। दोनों एक साथ बिल्डिंग में कदम रखती है। इनमें से एक शिवेश की बर्बादी लेकर आ रही थी, वहीं एक शिवेश की जिंदगी में खुशियां लेकर आ रही थी। जहां एक के दिल में बेशुमार नफरत थी वहीं एक के दिल में बेहिसाब प्यार था। विरा और रागिनी दोनों सामने रिसेप्शन पर जाते हैं जहां पर एक 24-25 साल की लड़की बैठी थी। विरा रिसेप्शनिस्ट के सामने डॉक्यूमेंट रखते हुए बोली, हाय, माय नेम इज वीरा शर्मा एंड आई हैव बीन हायर्ड हियर फॉर द पोस्ट ऑफ मैनेजर ऑफ डिजाइन डिपार्टमेंट। सो कैन यू टेल ऑन विच फ्लोर माय कैबिन इज? रिसेप्शनिस्ट मीठी आवाज में मुस्कुराते हुए बोली, यस मैम, अंश सर ने हमें पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था। मैम आपका केबिन 23 फ्लोर पर राइट साइड केबिन आपका ही है। ओके थैंक्स मिस। विरा ने अपनी बात बीच में ही छोड़ दी क्योंकि उसे उस रिसेप्शनिस्ट का नाम नहीं पता था। रिसेप्शनिस्ट मुस्कुराते हुए अपना नाम बताते हुए बोली, टिया मैम। ओके मिस टिया, विरा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। रिसेप्शनिस्ट कुछ देर विरा की मुस्कान में ही खो गई। विरा को देख वो मन में बोली, यार ये कितनी सुंदर है और इतनी सुंदर इसकी स्माइल है। रिसेप्शनिस्ट को अपने ख्यालों से बाहर एक आवाज सुनकर आती है, अरे मैडम आपको यहाँ किस लिए रखा गया है, ध्यान कहाँ है आपका? रागिनी गुस्से में तुनकते हुए बोली। सॉरी मैम, हाउ कैन आई हेल्प योर? रिसेप्शनिस्ट हल्का सा मुस्कुराते हुए बोली, मुझे मेरा केबिन बताओ। रागिनी एटीट्यूड में बोली, ओके मैम, पर आप पहले अपना नाम बताओ। रागिनी सिंह, ओके मैम, जस्ट 1 मिनट मैम, मैं अंश को कॉल करती हूँ क्योंकि अभी इसमें आपका नाम नहीं दिया गया है मैम। ओके जो पूछना है जल्दी पूछो, रागिनी इधर उधर देखते हुए बोली।
रिसेप्शनिस्ट अंश को फोन लगाती है। अंश जो अपने केबिन में बैठा अपना काम कर रहा था, कॉल उठाते हुए बोला, यस मिस टिया। सर, वो मिस रागिनी सिंह आई है, पर इनका नाम कौन से भी डिपार्टमेंट में नहीं है, तो पूछना था कि इनको कौन सी जॉब अपॉइंट किया गया है। मिस टिया, इन्हें आप शिवेश के केबिन में भेज दीजिए। ओके सर कहकर टिया कॉल कट कर देती है। मैम, आपको ट्वीट 6 फ्लोर पर बॉस के केबिन में बुलाया गया है। ये सुनकर रागिनी खुश हो जाती है और एक शातिर मुस्कान लिए शिवेश के केबिन की ओर चली जाती है। उसके जाने के बाद रिसेप्शनिस्ट मन में ही बोली, खूबसूरती में भी फर्क होता है। विरा मैम दिल से अच्छी है, वही रागिनी मैम दिल की बुरी। और फिर ऊपर देखते हुए बोली, यार भगवान, लोगों को इतना भी घमंड मत दिया करो। सिंघानिया एम्पायर। शिवेश अपने केबिन में बैठा लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। शिवेश के हाथ लगातार की अंडरस्कोर बोर्ड पर चल रहे थे। तभी केबिन के डोर नॉक की आवाज शिवेश के कानों में पड़ती है। शिवेश अपनी एरोगेंट और कपकपा देने वाली आवाज में कम इन कहता है। डोर खुलता है और रागिनी अंदर आती है। रागिनी अंदर आते ही शिवेश को यहाँ देख हैरान होने का नाटक करती है। वहीं शिवेश भी नजरें उठाकर सामने देखता है और सेम रिएक्शन शिवेश का था। रागिनी शिवेश को देख कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कोई आदमी ऑफिस किस लिए आता है मिस रागिनी सिंह? सॉरी, वो आपको यहाँ देखा तो पूछ लिया। रागिनी मासूम बनते हुए मिठी आवाज में बोली। मिस रागिनी, sit here, and the head of the design department will tell you on which post you can get the job. While you are sitting here, I will call her to my cabin. रागिनी, ओके सर कहकर सीट पर बैठ जाती है। शिवेश एकटक रागिनी को देखे जा रहा था। शिवेश की आंखों में ना प्यार दिख रहा था और ना ही नफरत, दोनों को मिले जुले भाव उसकी आंखों में दिखाई दे रहे थे। विरा अपने केबिन में बैठी थी और लगातार की अंडरस्कोर बोर्ड पर हाथ चला रही थी। अंश के असिस्टेंट राहुल ने विरा को आते ही उसका काम समझा दिया था और डिजाइन डिपार्टमेंट के सभी एम्प्लॉयज से भी मिलवा दिया था। सभी को विरा की आवाज और उसका कॉन्फिडेंट नेचर पसंद आया था। कुछ लड़कियां विरा की खूबसूरती से जलन महसूस कर रही थी, वहीं कुछ विरा की मिठी आवाज सुनकर प्यार से उसे निहारा रही थी। वहीं लड़के तो विरा की खूबसूरती में घायल थे। कुछ देर में विरा ने अपना सारा काम अच्छे से समझ लिया था। अब पूरे डिजाइनिंग डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी उस पर थी, इसलिए उसे अच्छे से पता था कि उसके डिपार्टमेंट में कौन सी पोस्ट के लिए किसको अपॉइंट करना है। तभी उसके केबिन में रखा इंटरकॉम बजने लगता है। विरा ने कॉल उठाते हुए बोला, हेलो। सामने से शिवेश की कड़क आवाज आए, मिस विरा, आपके लिए एक काम है, आप मेरे केबिन में आए। जी सर कहकर विरा कॉल कट कर देती है और कुछ डिजाइन जो उसके द्वारा बनाए गए थे उन्हें शिवेश को देना था, इसलिए विरा उन डिजाइन को अपने साथ ले जाती है। वहीं शिवेश अपने सामने बैठी रागिनी को एकटक देख रहा, ना चाहकर भी रागिनी शिवेश का अट्रैक्शन बनते जा रही थी। वहीं रागिनी शिवेश को देख मंद मंद मुस्कुरा रही थी। दोनों बड़ी शिद्दत से एक दूसरे को देख रहे थे। तभी विरा केबिन का डोर नॉक करती है। डोर नॉक की आवाज से शिवेश अपने होश में आता है। शिवेश विरा को अंदर बुला लेता है। विरा केबिन में एंटर करती है। एक पल को तो शिवेश विरा को देखते ही रह जाता है। आज विरा ने येलो टॉप विद ब्लैक जींस पहनी हुई थी, बालों का हाई पोनीटेल बनाया हुआ था, मेकअप के नाम पर बस काजल लगाया हुआ था, छोटे छोटे टोपस कानों में डाल रखे थे और पिंक होठ जो उसके नेचुरल थे। विरा ने तो बस लिप गार्ड लगाया हुआ था। विरा एक फाइल लाकर शिवेश के सामने टेबल पर रख देती है और शिवेश को गुड मॉर्निंग विश करती है। शिवेश भी गर्दन हिलाकर जवाब देता है और रागिनी की ओर इशारा करते हुए बोला, मिस विरा, ये है रागिनी सिंह और इनका और आपका डिपार्टमेंट सेम है, ये है इनकी फाइल, आपको इनकी काबिलियत के हिसाब से जो जॉब इनको मिल सकती है वो आप इन्हें दे दीजिए। विरा ओके सर कहकर शिवेश के हाथ से फाइल ले लेती है। वहीं रागिनी का मुंह बन जाता है क्योंकि विरा उससे कुछ ज्यादा ही सुंदर थी और ऊपर से अब उसकी बॉस थी। विरा और रागिनी वहां से डिजाइनिंग डिपार्टमेंट की ओर चले जाते हैं। विरा ने रागिनी की फाइल देखकर उस हिसाब से उसे खुद की असिस्टेंट बना लिया था। विरा को रागिनी इस जॉब के लिए फिलहाल अच्छी लगी थी। वहीं शिवेश को कल से बार बार अपनी आंखों के सामने रागिनी का मासूम चेहरा दिखाई दे रहा था। ऐसे ही शाम का वक्त हो जाता है। इस वक्त राघव शिवेश के केबिन में एक फाइल लेकर खड़ा था। बोलो। शिवेश अपने हाथ में राघव की लाई हुई फाइल लेते हुए बोला, सर, नाम है रागिनी सिंह, कुछ दिन पहले ही मुंबई आई है, इससे पहले ये दिल्ली में रहती थी, एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है और इनके बारे में ज्यादा जानने के लिए कुछ नहीं है। शिवेश फाइल लेकर पढ़ने लगता है और राघव को जाने का इशारा करता है। शिवेश फाइल में रखी रागिनी की फोटो देखने लगता है। कुछ देर फोटो देखने के बाद शिवेश उस फोटो को वापस फाइल में रख देता है। वहीं महाराजा विश्वविद्यालय कॉलेज। वैभव अपने क्लासरूम में अपने दोस्त आर्यन के साथ बैठा था।
वहीं कुछ लड़कियां वैभव को घूर कर देख रही थी। वैभव पूरी कॉलेज का सबसे हैंडसम लड़का था। सभी लड़कियां उसे अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहते थे, पर वैभव को किसी में इंटरेस्ट नहीं था। वहीं मोना एक बड़े बाप की बिगड़ी औलाद थी। मोना वैभव को अपना बॉयफ्रेंड बताती थी, लेकिन और सभी के सामने वैभव की तो वो एक अच्छी दोस्त थी। कुछ देर में क्लास में मिश्रा सर आ जाते हैं। उनके आते ही सभी स्टूडेंट्स चुप हो जाते हैं। मिश्रा जी स्ट्रीट टीचर थे। उनकी क्लास में अगर कोई शोर शराबा करता तो वो उसे 4-5 दिन क्लास अटेंड नहीं करने देते। अभी कॉलेज शुरू हुए 3 मंथ हो गए थे। सीमी एक होनहार और टैलेंटेड स्टूडेंट थी, इसलिए बनारस के कॉलेज से सीधा ट्रांसफर करवा के यहाँ एडमिशन लिया था और इस कॉलेज में उसका पहला दिन था। तभी क्लास में प्रिंसिपल आते हैं और सभी स्टूडेंट्स खड़े होकर उनको ग्रीट करते हैं। प्रिंसिपल सर सभी को बैठाते हुए कहते हैं, सीट डाउन स्टूडेंट्स, आज मैं आप सभी की क्लास में एक नए स्टूडेंट को लेकर आया हूँ। प्रिंसिपल इतना कहकर गेट की ओर देखते हैं तो सीमी अंदर आ जाती है। सभी लड़के आंखें फाड़े सीमी को देख रहे थे। प्रिंसिपल सर आगे बोले, आई होप आप सभी इन्हें अच्छे से ट्रीट करेंगे। सभी स्टूडेंट्स यस सर कहते हैं। प्रिंसिपल सर सीमी को ऑल द बेस्ट कहते हैं और चले जाते हैं। मिश्रा सर सीमी को अपना इंट्रोडक्शन बताने को कहते हैं। सीमी चेहरे पर मुस्कान बिखेरते हुए कहती है, हाय, माय नेम इज सीमी शर्मा एंड आई कम फ्रॉम बनारस। माय डैड वाज अ पुलिस ऑफिसर। ओ, तो इसका मतलब आप एक पुलिस वाले की बेटी हो, तो आपसे बचकर रहना होगा। मिश्रा जी मुस्कुराते हुए बोले। सीमी भी थोड़ा सा मुस्कुरा देती है। सीमी पीछे की खाली सीट देख वहां बैठ जाती है। उसके बगल में ही वैभव बैठा था। वैभव के पास सीमी को बैठा देख सारी क्लास हैरान थी। वैभव अपने पास आर्यन के अलावा किसी को भी बैठने नहीं देता था, पर सीमी के उसके पास बैठने पर वैभव ने कुछ नहीं कहा, बल्कि उल्टा मुस्कुराते हुए सीमी को हाय बोला था। ये देखा मोना गुस्से में उबलने लगती है। सिंघानिया विला। दादाजी इस वक्त अपने कमरे में बैठे थे और उनके पास उनका सबसे वफादार आदमी किशोर खड़ा था। दादाजी के हाथ में इस वक्त चाय थी। वो चाय की एक चुस्की लेते हुए बोले, आपने पता किया है ना कि यह वही है? किशोर अपनी गर्दन हाँ में हिलाते हुए बोला, जी दादाजी यह वही है, हमने इनके बारे में सब कुछ पता किया है। आप उनसे हमें मिलवाए, हम मिलकर उनसे बात करना चाहते हैं। दादी जी कुछ सोचते हुए बोले। किशोर हाँ कहते हुए वहां से चले जाते हैं। किशोर के जाने के बाद दादी जी रूम में आती हैं। दादी दादाजी को किसी सोच में गुम देखकर उनके कंधे पर हाथ रखते हुए कहती हैं, क्या हुआ, आप कुछ परेशान दिखाई दे रहे हैं? नहीं, हम परेशान नहीं हैं, बस यही सोच रहे कि शायद अब वो समय आ गया है। दादाजी चेयर से उठकर बालकनी की ओर जाने हुए बोले, मतलब साफ साफ बताए, आप कहना क्या चाहते हैं? कौन सा समय आ गया है? दादी भी दादाजी के पास बालकनी में जाते हुए कहती है। दादाजी सामने देखते हुए कुछ सोचकर बोले, अपने पोते की शादी की तैयारी करें आप, हम अपना वादा पूरा करेंगे। दादी दादा के चेहरे पर आते जाते भाव को देखते हुए कहती है, मतलब वो मिल गई है? दादाजी दादी जी को देखते हुए हाँ में गर्दन हिला देते हैं। वहीं ऑफिस टाइम खत्म हो गया था। शिवेश और अंश बात करते हुए जा रहे थे। वहीं विरा भी जल्दी में थी। वो अपने फर्श में कुछ देखते हुए चली जा रही थी। तभी एक जोर की टक्कर के साथ धड़ाम की आवाज आती है। अंश जो शिवेश से कुछ कदम आगे चल रहा था, कुछ गिरने की आवाज सुनकर पीछे पलटकर देखता है तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। अंश जो शिवेश से कुछ कदम आगे चल रहा था, कुछ गिरने की आवाज सुनकर पीछे पलटकर देखता है तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। अब आगे। वहीं ऑफिस स्टाफ जो अभी इस समय ऑफिस में कुछ एम्प्लॉयज थे, कुछ पहले चले गए थे और कुछ अभी जा रहे, सभी आंखें फाड़े देखे जा रहे थे। अब सीन ही कुछ ऐसा था, देखना तो बनता है। विरा और शिवेश की आपस टक्कर हो जाती है। शिवेश विरा को बचाने के लिए उसे पकड़ने को होता कि उसका पैर स्लिप हो जाता है और दोनों नीचे गिर जाते। शिवेश विरा के ऊपर गिरा हुआ था। शिवेश का सर विरा के सीने पर टिका हुआ था। वहीं विरा के हाथ शिवेश के कंधों पर थे। शिवेश विरा की बढ़ी हुई धड़कनें सुन पा रहा था। विरा शिवेश को धक्का देकर अपने ऊपर से हटा देती है और जल्दी से खड़ी हो जाती है। विरा के धक्का देने पर शिवेश को गुस्सा आ जाता है। शिवेश गुस्से में खड़े होते हुए विरा के सामने आते हुए कहता है, देखकर नहीं चलती तुम? यस, तो मैं भी आपको कह सकती हूँ, देखकर तो आप ही नहीं चल रहे थे। हेलो मिस विरा, ध्यान से, आप हमारे बॉस से बात कर रही हो? अंश बीच में आते हुए बोला। विरा अपनी आंखें छोटी कर अंश को घूरने लगती है। उसे क्यों घूर रही हो? एक तो गलती करती हो, ऊपर से सॉरी कहना तो दूर, मुझे ही गलत कह रही हूँ। शिवेश विरा को गुस्से में देख बोला।
विरा शिवेश के हाथ को पकड़ते हुए उसकी आंखों के सामने करती हैं और कहती हैं, आपको टाइम दिखाई दे रहा है मिस्टर सिंघानिया। शिवेश हाँ में गर्दन हिला देता है। विरा शिवेश के हाथ को झटके से छोड़ती हुई बोली, ऑफिस टाइम 10 मिनट पहले ही पूरा हो चुका है, तो इस वक्त आप मेरे बॉस नहीं हो, समझे मिस्टर सिंघानिया। शिवेश और अंश हैरान नजरों से विरा को देख रहे थे। विरा अपनी बड़ी बड़ी आंखों से शिवेश को घूर रही थी। शिवेश एक पल तो डर जाता है, पर फिर अपने डर को इग्नोर करते हुए बोला, हेलो मिस विरा, फिलहाल आप मेरे ऑफिस में खड़ी है तो माफी मांगो और फुटो यहाँ से। विरा अंश के कंधे पर हाथ रख उसे साइड करते हुए कहती है, विरा शर्मा ने आज तक माफी अपनी गलती पर भी नहीं मानी, यहाँ तो फिर भी मेरी कोई गलती नहीं है। इतना कहकर विरा वहां से चली जाती है। शिवेश और अंश आंखें फाड़े जाती हुई विरा को देखने लगते हैं। अंश शिवेश के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, यार खूबसूरत होने के साथ साथ मैडम में तो एटीट्यूड भी है, अपने बॉस को सुनाकर चली गई। शिवेश गुस्से में मुट्ठी कस लेता है और बाहर जाते हुए कहता है, इसको निकालो यहाँ से, मुझे ये कल ऑफिस में नजर नहीं आनी चाहिए। ये तो 3 साल तक नहीं होने वाला, तुमने खुद विरा का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। अंश भी शिवेश के पीछे जाते हुए कहता है, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, इस लड़की को तो मैं सबक सिखा कर ही रहूंगा, आने दो कल इसे ऑफिस। शिवेश गाड़ी में बैठते हुए कहता है, जिसे सुनकर अंश सिर हिला देता है और शिवेश की गाड़ी वहां से चली जाती है। अंश भी वहां से घर चला जाता है। वहीं विरा ऑफिस से कुछ दूर जाती है और एक कार में बैठ जाती है। कार बहुत लग्जरियस थी। कार में एक लड़का बैठा था जिसका नाम रोनित था। रोनित विरा को एक फाइल और लैपटॉप देता है। विरा के हाथ में लैपटॉप आते ही विरा दोबारा उस पर काम करने लग जाती है। कुछ देर में गाड़ी एक होटल के सामने रुकती है। यह एक 5 स्टार होटल था। विरा गाड़ी से बाहर निकलती है। इस समय उसकी आंखों पर ब्लैक गॉगल्स और चेहरे पर ब्लैक मास्क लगा रखा था। विरा इस लुक में कहर ढा रही थी। हर आते जाते शख्स की नजरें विरा को एक्सप्लोर कर रही थी, पर विरा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। विरा का पूरा ध्यान अपने फोन पर था और वो किसी से बात करते हुए आगे बढ़ रही थी। वहीं उसके पीछे रोनित आ रहा था। विरा अपने प्राइवेट रूम में चली गई। वहीं रोनित रूम के बाहर खड़ा किसी से फोन पर बात कर रहा था। कुछ देर में विरा ब्लैक लेदर जींस, ब्लैक जैकेट पहने, खुले बाल, ब्लैक कैप और चेहरा मास्क से ढका हुआ था। इस वक्त विरा का लुक एकदम माफिया गर्ल जैसा लग रहा है, पर जो भी लग बहुत सुंदर रही थी, उसका चलने का तरीका एक मॉडल के जैसा था। विरा वापस आकर गाड़ी में बैठ जाती है और गाड़ी वहां से निकल जाती है। वहीं रागिनी इस वक्त एक रेस्टोरेंट में बैठी थी। रागिनी ने इस वक्त अपना चेहरा छुपा रखा था। तभी एक आदमी आकर उसके कंधे पर हाथ रखता है। रागिनी उस स्पर्श को पहचानती थी। रागिनी खड़े होकर उस आदमी को गले लगा लेती है। कुछ देर में वो दोनों अलग होते हैं और वहीं बैठ जाते हैं। रागिनी का हाथ अब भी उस आदमी के हाथों में था। वो आदमी अंगूठे से रागिनी का हाथ सहला रहा था। कुछ देर उसको देखने के बाद रागिनी कहती है, वो भी मेरी खूबसूरती के जाल में फंस रहा है, हम जल्दी अपना काम कर लेंगे। बेबी, सामने वाले को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए, तुम्हें उसकी हर हरकत पर नजर रखनी होगी। वो आदमी रागिनी के हाथ को चूमते हुए बोला। रागिनी शर्मा कर नीचे देखने लगती है। इस वक्त रेस्टोरेंट में प्राइवेट एरिया में बैठे थे, जहां पर वेटर के अलावा कोई नहीं आ सकता था। हाय यार, जब तुम ऐसे शर्माती हो तो मेरा दिल करता है तुम्हें और ज्यादा प्यार करूं, वो आदमी रागिनी को छेड़ते हुए कहता है। वैसे आइडिया बुरा नहीं है आपका, रागिनी अपनी जगह से उठते हुए उस आदमी की गोद में बैठते हुए बोली। मैं तो कब से रेडी बैठा हूँ बेबी, आज का क्या प्लान है तुम्हारा, वो आदमी रागिनी के फेस के बिल्कुल करीब आकर उसके कान में कहता है, जिससे उसके होंठ बार बार रागिनी के कानों को छू रहे थे और रागिनी उसके स्पर्श से मदहोश हो रही थी। वो आदमी रागिनी को अपनी बाहों में उठाकर वहां से एक रूम की ओर चला जाता है। कुछ देर में उस रूम से उन दोनों की गर्म सांसों की आवाज आ रही थी। वहीं विरा इस वक्त एक बिल्डिंग के सामने खड़ी थी, जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में वीएस इंडस्ट्री लिखा हुआ था। विरा एक नजर उस बिल्डिंग पर डाल अंदर चली जाती है। वो जैसे जैसे अंदर जा रही थी, बाहर खड़े गार्ड अपनी गर्दन झुका रहे थे। इस वक्त उस कंपनी में कोई नहीं था। विरा वहां से एक केबिन में जाती है, जहां पर एक लड़की पहले से उसका इंतजार कर रही थी। ये लड़की और कोई नहीं, आशु थी। आ गई तो, आशु सीट से उठते हुए बोली। नहीं, अभी बाहर गेट पर ही खड़ी हूँ, अंदर आने में कुछ वक्त लगेगा, विरा बिना किसी इमोशन के बोली। विरा की बात सुनकर आशु का मुंह बन जाता है। मिंटी की तैयारी हो गई, विरा सामने रखे सोफे पर बैठते हुए बोली। आशु हाँ में गर्दन हिला देती है। सामने एक बड़ी सी लेड लगी हुई थी। विरा ने इस वक्त अपनी आंखों में लेंस लगाया हुआ था, जिससे उसकी आंखें काली से नीली दिखाई दे रही थी। रोनित मिंटीक शुरू कर देता है। आशु इस एंगल में बैठी थी जहां से उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था।
यह अंडरवर्ल्ड की मीटिंग थी जिसमें एक से बढ़कर एक मंजे खिलाड़ी जिनका नाम सुनकर लोग कांप जाते थे वो बैठे थे। वीरा को देखते ही सभी अपनी अपनी चेयर से खड़े हो जाते हैं। वीरा उन सभी को आंखों से बैठने का इशारा करती है तो वो लोग बैठ जाते हैं। वहां कम से कम 10 लोग बैठे थे। वीरा एक आदमी को इशारा करती है तो वो आदमी खड़ा हो जाता है। अब आगे रोनित कहता नहीं बल्कि फटकार लगाता है, मिस्टर शाह आपने अंडरवर्ल्ड की दुनिया के रूल तोड़ने की हिम्मत की है और ये हमारी क्वीन को बिल्कुल भी नहीं पसंद कि कोई उनकी बात को नजरअंदाज करे। अब आपको क्या करना है आपको पता है। मिस्टर शाह जो गर्दन झुकाए खड़े थे उन्होंने हाँ में सर हिला दिया और अपनी बैक पर लगी गन निकालते हैं और खुद की आंखों पर गोली चला देते हैं और ऑन द स्पॉट मिस्टर शाह की मौत हो जाती है। वहां बैठ सभी लोगों पर मिस्टर शाह के खून के छिंटे गिर गए पर किसी ने किंग के फैसले का विरोध नहीं किया। उन सभी को पता था क्वीन के नियमों को तोड़ना मतलब खुद की मौत खुद से मरना। माहौल को और गर्म करते हुए रोहन बोला, ये आप सबको आखिरी वार्निंग है, अगर इस बार भी किसी ने अंडरवर्ल्ड के नियमों को तोड़ने की कोशिश की तो इस बार उसकी मौत क्वीन के हाथों से होगी। इतना कहकर रोहन मिनटी को ओवर कर देता है। यार रोनित तुम्हें नहीं लगता हमारी क्वीन कुछ ज्यादा ही निर्दयी है? आशु अभी भी बंद लेट की ओर देखते हुए बोली। ये तो आप मैमा से ही पूछो तो अच्छा होगा, मैं इसमें कुछ नहीं बोलने वाला। रोनित कहता है, इससे तो पूछना ही बेकार है, ये जितनी सिंधी अपनी बहन के सामने बनती है ना तब सच में मुझे खुद की आंखों पर यकीन नहीं होता है कि ये इतनी निर्दयी हो सकती है। आशु मुंह बनाते हुए बोली। अब मैंने क्या किया है? वीरा एक आईब्रो उठाते हुए बोली। क्या किया है? अभी हमारी आंखों के सामने ही मिस्टर शाह की आंखों में गोली चलवा दी। आशु थोड़ा जोर से बोली। अब शाह मुझे बेवकूफ बनाने चला था तो उसे ऐसी मौत तो मरना ही था। वीरा खड़े होते हुए वहां बनी ग्लास की विंडो के पास जाते हुए कहती हैं और मिस्टर शाह की मौत को याद करने लगती है।